नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। यानी इम्प्लांटेशन को ही हमने प्रेगनेंसी बोला, जब वो एम्ब्रियो है यानी एम्ब्रियोब्लास्टोसिस्ट है वो जब गेट अटैच टू द यूट्रस वॉल। तो इम्प्लांटेशन के बाद क्या होगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर ऑन द ट्रोपोब्लास्ट। तो जो ट्रोपोब्लास्ट होता है उस पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं वो दिखाई देनी स्टार्ट हो जाती हैं। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम बोलते हैं क्रॉनिक विलाई विच आर सराउंडेड बाय द यूट्रस यूट्रिन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड। तो इसी में ये देखिए यहाँ पे हमारे इस फिगर में यहाँ पे दिखा रखी है ये इस तरीके से जो ये स्ट्रक्चर्स हैं, तो इनको हम बोलेंगे क्रॉनिक विलाई। ठीक है, अब जो ये क्रॉनिक विलाई होती हैं, क्रॉनिक विलाई एंड यूट्रस टिश्यू बिकम इंटरडिजिटेटेड विद ईच अदर एंड जॉइन फॉर्म स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन द, और इसके साथ ये एक ज्वाइंट सा होता है। ये देखो ये एक ज्वाइंट सा होगा, इसी ज्वाइंट को हम बोल देंगे प्लेसेंटा। इससे क्या होता है, ये मदर ब्लड से एक्सचेंज करने में हेल्प करता है और इसी हम जो कनेक्शन होगा इसी को हम अम्बिलिकल कॉर्ड भी बोलते हैं। यानी कि जो ये फॉर्म होता है, देखिए इस तरीके से जब ये फॉर्म होता है तो ये एक वाल से भी अटैच होता है। इस तरीके से क्रॉनिक विलाई फॉर्म होंगी जो कि मदर ब्लड से, और ये एम्ब्रियो हो गया। ठीक है, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो की जब डेवलपमेंट होगी तो इसके बॉडी पार्ट्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो ये क्रॉनिक विलाइज हैं ये मदर ब्लड को इसके साथ ट्रांसपोर्ट करती हैं और ये इसको नरिशमेंट मिलता है, और यहाँ से भी जो वेस्ट होता है वो भी इसी के थ्रू रिलीज होता है। तो जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड, तो इसकी जो अटैचमेंट होती है, अटैचमेंट टू द यूट्रस आर कॉल्ड प्लेसेंटा, प्लेसेंटा, और दिस प्रोसेस आर कॉल्ड प्लेसेंटेशन। तो ये हो गया। तो प्लेसेंटा क्या करता है, मैंने ये अभी आपको बताया है, प्लेसेंटा इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, यानी ऑक्सीजन और जो भी उसको फूड वगैरह चाहिए वो, और जो वेस्ट होती है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या फिर एक्सक्रीटरी वेस्ट होगी वो भी इसी अम्बिलिकल कॉर्ड की हेल्प से यानी प्लेसेंटा की हेल्प से मदर के अंदर आती है। तो प्लेसेंटा जो होता है वो एम्ब्रियो के साथ कनेक्ट होता है और इसी ट्यूब को हम अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं, जो कि फूड मटेरियल को एक्सचेंज करने में हेल्प करती है एम्ब्रियो के साथ। प्लेसेंटा एक एंडोक्राइन टिश्यू की तरह भी काम करता है और प्रोड्यूस करता है कई सारे हार्मोन जैसे कि ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोफिन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, एस्ट्रोजन, प्रोगेस्टेरियन। और अगर हम प्रेगनेंसी के टाइम पर देखें तो एक हार्मोन होता है जिसका नाम है रिलैक्सिन। ये भी ओवरी के अंदर स्क्रीट होता है, क्योंकि हमें पता है कि जो HCG, HPL एंड रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस इन वुमन ओनली, क्योंकि ये जो तीनों हार्मोन है ये सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पर ही प्रोड्यूस होती हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पर लेवल ऑफ अदर हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन, प्रोगेस्टेरियन, कोर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थोरेक्सिन एक्सेट्रा, इनका लेवल है वो बढ़ जाता है मैटरनल ब्लड के अंदर। ठीक है, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दीज, और जब इनकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है तो फिर वो सपोर्ट करती है फेटल की ग्रोथ के लिए। फेटल ग्रोथ, फेटल यानी फिटस, फिटस हम किसे बोलेंगे, फेटल। एम्ब्रियो के जब बॉडी पार्ट्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे ये एम्ब्रियो है तो अब इसके बॉडी पार्ट्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे तो ये कंप्लीट बेबी बनना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसी को हम फेटल बोलते हैं। तो इसकी ग्रोथ के लिए और काफी सारी मेटाबॉलिक चेंजेस भी मदर के अंदर आते हैं, वो सब इसी के थ्रू कंट्रोल होते हैं। और इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन के बाद इनर सेल मास यानी कि जो एम्ब्रियो होता है वो डिफरेंशिएट होना स्टार्ट हो जाता है, डिफरेंशिएट होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि आउटर लेयर में भी, जिसे हम एक्टोडर्म बोलेंगे, और एन इनर लेयर जिसे हम एंडोडर्म बोलेंगे। तो इसकी यानी ये डिफरेंशिएट हो जाएगा 2 लेयर में, एक अंदर एक बाहर। इसके बीच में एक लेयर होती है, दोनों के बीच में मेसोडर्म। तो ये तीनों लेयर जो होंगी गिव राइज टू ऑल टिश्यू इन अडल्ट। तो ये जो तीनों की तीनों लेयर है वो इसके अंदर एडल्ट के अंदर प्रेजेंट होती हैं। इट नीड टू बी मेंशन दैट, यहाँ पे ये भी जरूरी है कि जो इनर सेल मास है यानी एम्ब्रियो है जो, उसके अंदर कई सारी सेल्स होती हैं जिन्हें हम स्टेम सेल्स बोलते हैं। तो हमसे पूछा जाए कभी स्टेम सेल्स कहाँ होती हैं, तो स्टेम सेल्स इनर सेल मास के अंदर होती हैं, जिसका काम क्या होता है, विच हेल्प द पोटेंशियल टू गिव राइज टू ऑल द टिश्यू एंड ऑर्गन। ये सभी टिश्यूओं को पोटेंशियल प्रोवाइड करता है यानी एनर्जी प्रोवाइड करता है, ताकि वो ज्यादा ज्यादा डिवाइड हो सके और उनको सपोर्ट मिल सके। तो इधर तक आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन ही है
कि जो ह्यूमन प्रेगनेंसी होती है, यानी कि जो इसका टाइमिंग होता है कि वो फर्टिलाइजेशन के बाद वो कंप्लीट बेबी फॉर्म होगा, चाइल्ड बनेगा, तो उसको पूरा टाइम 9 मंथ का पीरियड लगता है, जिसे हम बोलते हैं गेस्टेशन। तो 9 मंथ का जो पीरियड होता है, तो ये सभी मैमल्स के अंदर अलग अलग होता है। ह्यूमन बीइंग के अंदर आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, 1 महीने के बाद जो एम्ब्रियो जो होता है, एम्ब्रियो के अंदर हर्ट फॉर्म होता है। 1 महीने के बाद हर्ट फॉर्म हो जाता है। द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस मे बी नोटिस बाय लिसनिंग। सबसे पहले फीटस की ग्रोथ हो रही है, ये उसके हर्ट के साउंड को सुनने के बाद कंफर्म होता है, और जो किसकी हेल्प से हम सुन सकते हैं, स्टेथोस्कोप की हेल्प से हम सुन सकते हैं। और बाय द एंड ऑफ 2nd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, और 2nd मंथ के बाद जो फीटस होगा उसके अंदर उसके लिम्स और डिजिट्स डेवलप होंगी। और बाय द एंड ऑफ 12 वीक, और 12 हफ्ते हो जाएंगे, यानी 3 महीने के बाद मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन आर फॉर्म। ज्यादातर जितने भी ऑर्गन होते हैं वो सारे फॉर्म हो जाते हैं। लिम्स, एक्सटर्नल जेनिटलिया ऑर्गन, ये भी डेवलप हो जाते हैं। फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस, जो पहली मूवमेंट होती है फीटस की, अपीयरिंग ऑफ हेयर ऑन द हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द 5th मंथ। और जो उनके हेड पे जो हेयर होते हैं वो उनके 5वें महीने में दिखाई देते हैं। बाय द एंड ऑफ 24 मंथ, यानी 6 महीने बाद, द बॉडी इज कवर्ड विद फाइन हेयर। उनकी जो बॉडी होती है वो हेयर से कवर्ड हो जाती है। आई लिड भी दिखाई देने लग जाती हैं, और आई लैशेज भी। ठीक है, इसके बाद बाय द एंड ऑफ 9 मंथ के बाद द फीटस जो होता है वो फुली डेवलप हो जाता है, और वो डिलीवरी के लिए रेडी होता है। तो इधर तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। तो एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन मेनली 9 मंथ की होती है, और 9 मंथ के पीरियड को हम गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। और 9 मंथ के बाद जो फीटस होता है उसकी यानी डिलीवरी होती है, उसको एक्सपेल आउट होना होता है, बॉडी से बाहर आना होता है। तो उसका बॉडी से बाहर आने का प्रोसेस कहलाता है पार्चुरेशन। पार्चुरेशन इज इंड्यूस होता है बाय द न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। ये एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होता है, क्योंकि द सिग्नल फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम द फुली डेवलप्ड फीटस। तो ये जो इसके लिए सिग्नल होता है कि भाई अब इसको मतलब बॉडी से रिलीज होना है, तो ये किसके हेल्प से होता है, ये भी फीटस की हेल्प से होगा। और जो प्लेसेंटा विच इंड्यूस मिल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड, तो जो ये भी होता है, यानी जो प्लेसेंटा होता है वो भी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करता है। यूट्राइन यानी यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन करता है, जिसे हम बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ठीक है, क्योंकि दिस ट्रिगर्स रिलीज ऑफ, उस टाइम पर एक हार्मोन रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन। कहाँ से, मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि मदर के अंदर जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वहां से एक हार्मोन सिक्रीट होता है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन जो होता है वो एक्ट एज यूट्राइन मसल, वो एक मसल की तरह काम करता है, और स्ट्रॉन्गर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो होता है उसे स्ट्रॉन्ग करता है, जिससे कि ऑक्सीटोसिन की एक्सक्रीशन ज्यादा होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये क्या हुआ कि जो ये होता है पार्चुरेशन प्रोसेस होता है, यानी डिलीवरी वाला प्रोसेस होता है, वो न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म से होता है। और इसके लिए पहले अंदर से ही एक तो प्लेसेंटा और एक जो फुली डेवलप बेबी होता है, दोनों तरह से सिग्नल मिलता है, जिसको हम फेटल इजेक्शन रिफ्लेक्स बोलते हैं। और उसी टाइम पर जो मदर की पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो एक हार्मोन को रिलीज करती है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो होता है वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करता है। ठीक है, और जब ये इंक्रीज होगा तो कॉन्ट्रैक्शन ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट द रिजल्टिंग इन स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन, तो जिससे कि जो उसका कॉन्ट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जिससे कि वो बेबी है वो यूट्रस से इजीली रिलीज हो सकता है, यानी पार्चुरेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा। और पार्चुरेशन प्रोसेस जब कंप्लीट होगा तो जो बेबी है वो यूट्रस से एक्सपेल आउट हो जाएगा, यानी बाहर आ जाएगा। और जब ये बाहर आ जाएगा तो जो मेमोरी ग्लैंड होती है फीमेल की, अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो उसी टाइम पर उसके अंदर चेंजेस आएंगे और स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी बाय द प्रोसेस कॉल्ड लैक्टेशन। और जो उनकी मेमोरी ग्लैंड होती है वो मिल्क प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती हैं, तो मिल्क प्रोड्यूस होना लैक्टेशन कहलाता है। दिस हेल्प द मदर इन फीडिंग द न्यू बॉर्न, जिसकी हेल्प से जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसको मदर है वो मिल्क फीड करा सकती हैं। ठीक है, तो द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन, तो जो स्टार्टिंग के कुछ दिन तक जो मिल्क रिलीज होता है मदर से उसको हम कोलोस्ट्रम बोलते हैं। कोलोस्ट्रम
के अंदर कई सारी एंटीबॉडीज होती हैं जो कि न्यूबॉर्न बेबी के लिए कई सारी डिजीजों से रेसिस्टेंट कराती हैं, बचाती हैं। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड, यानी कि स्टार्टिंग के टाइम पर अगर बच्चे हैं वो अपने मदर के मिल्क को अगर लेते हैं तो ये उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, उनकी ग्रोथ के लिए बहुत सही होता है, और डॉक्टर भी उनको इसी तरीके से उनकी हेल्थ अच्छी रहे इसीलिए यही एडवाइस करते हैं कि वो स्टार्टिंग के कुछ दिनों तक तो मदर के मिल्क को ही फीड करें। तो ये आपको समझ में आ गया होगा लैक्टेशन क्या होता है, गेस्टेशन, पार्चुरेशन, ठीक है। और कोलोस्ट्रम का तो हमने जो पहले वाला चैप्टर किया था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, उसके अंदर भी थोड़ा सा जिक्र किया था। तो मेरे हिसाब से ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो वो कंफर्म कर सकते हैं।